Hello everyone, I am Nidhi. Welcome to my channel. Today we are going to study our second chapter of class 10 civics, that is फेडरलिज्म. आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहाँ से जाकर पढ़ सकती हैं. और अगर आपको इस चैप्टर के या फिर सिविक्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मेंशन है, वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों में से कई मेरे छोटे भाई बहनों को सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगती है. क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं. बट आई अश्योर यू कि आप इस अराउंड 15 मिनट्स की वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, उसके बाद तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ज़रूर समझ जाएंगे. तो इसी के साथ अभी हम अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट, जो है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब क्या है? डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. मतलब पावर का जब हम सेंट्रल अथॉरिटी जो सेंट्रल लेवल है और उसके बाद स्टेट लेवल लोकल लेवल तक भी हम पावर को शेयर कर देते हैं, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जब बेल्जियम में उन्होंने पावर को अच्छे से शेयर किया था तो वहाँ पर पीस थी. लेकिन जब श्रीलंका का हमने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पर अच्छे से पावर शेयर नहीं कर रखी थी, इसलिए वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था. तो हम इस चैप्टर के द्वारा यही जानेंगे कि फेडरलिज्म की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और फेडरलिज्म को कैसे फॉलो करते हैं. तो अभी हम जानते हैं फेडरलिज्म के की फीचर्स, कि फेडरलिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं. तो पहला जो है वो है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के 2 लेवल भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे कि हमारी कंट्री में है सेंट्रल लेवल, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वैसे उसको सेंट्रल लेवल बोलते हैं. उसके बाद आता है स्टेट लेवल, जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम स्टेट लेवल बोलते हैं. उसके बाद आता है लोकल लेवल, जैसे हमारी पंचायत होती हैं, सरपंच, जिला परिषद ऐसे होते हैं ना, उनको हम लोकल लेवल बोलते हैं. तो ऐसे डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के. तो नेक्स्ट जो है वो है ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. मतलब जो जितने भी लेवल्स होते हैं उनके पास अपने अपने अलग अलग पावर्स होती हैं. जैसे सेंट्रल लेवल अपनी अलग पावर यूज़ करता है, स्टेट लेवल के पास अपनी पावर होती है, लोकल लेवल के पास अपनी पावर होती है. मतलब सभी के पास पावर होती है और वो एक अपने लिमिटेड एरिया के अंदर अपनी पावर को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट टायर्स गवर्न सेम सिटीज़न. जैसे कि अभी हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे ऊपर एमपी, एमएलए, पंचायत, सीएम, पीएम कितने सारे मिनिस्टर्स रूल करते हैं. लेकिन हम हैं तो एक ही कंट्री के सिटीज़न. लेकिन वो जितने भी टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, मतलब जितने भी टायर्स गवर्नमेंट के होते हैं वो करते तो एक ही कंट्री के सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन उनके पास पावर कम ज़्यादा हो जाती है. जैसे कि सेंट्रल लेवल पर वो पूरी कंट्री के ऊपर अपनी पावर यूज़ करते हैं, स्टेट लेवल पर एक स्टेट के ऊपर यूज़ करते हैं पावर. ऐसे ही उनके टायर्स तो अलग होते हैं लेकिन वो सिटीजन्स को गवर्न एक ही कंट्री के करते हैं. नेक्स्ट जो है वो चेंजेस बाय कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ अमेंडमेंट करनी है तो वो या फिर कोई लॉ बनाना है तो वो दोनों टायर्स, जितने भी टायर्स होते हैं किसी कंट्री में, जितने भी लेवल्स होते हैं किसी कंट्री में, तो उनको एक साथ मिलकर ही कोई अमेंडमेंट या फिर कोई लॉ बनाना होगा. ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही कोई लॉ बनाकर बैठ जाए. तो वो दोनों की रजामंदी होनी चाहिए उसमें. तो नेक्स्ट जो है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि मान लिया कि कभी स्टेट के बीच में या फिर सेंटर के बीच में ये लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए कि ये मेरी पावर है, ये तुम्हारी पावर है, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी के पास भी पावर है कि वो इन सब की पावर को अच्छे से पढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से जान सके और उनको बता सके, उनका केस सॉल्व कर सके. नेक्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि स्टेट और सेंटर को कितना कितना टैक्स का, रिवेन्यू का शेयर मिलेगा. सभी लेवल्स को जितना शेयर मिलना चाहिए वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है.
तो नेक्स्ट अभी की फीचर्स को जानने के बाद हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है डायल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फेडरलिज्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जो वो 2 टाइप्स में हैं, जो है सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी, कि ये किसी कंट्री में यूनिटी प्रमोट करता है। कि जैसे मान लिया कि हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी वहाँ पर यूनिटी है। क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर शेयर कर रखी है, किसी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं है, तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर यूनिटी रहती है। और सेकंड है कि अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, कि हमारी कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, सभी के अलग अलग इंटरेस्ट है, तो सभी के इंटरेस्ट सुने जाते हैं डेमोक्रेसी के द्वारा, और इसलिए फिर यूनिटी भी रहती है और ये अकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। अभी इसके बाद है 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन, कि फेडरेशन के 2 टाइप्स। फर्स्ट जो है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सेकंड जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है कि जैसे ये कोई स्टेट है और ये कोई स्टेट है, ये कोई स्टेट है, ये कोई स्टेट है, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, और फिर ये बाद में जब रजामंदी के साथ एक कंट्री के अंदर आ जाते हैं, ये एक अपनी खुद की अलग कंट्री बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब अलग अलग कंट्री एक ही कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, अपना एक ही कंट्री बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सेकंड है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है कि जैसे एक कोई कंट्री है, ये एक कोई कंट्री है, इसके अंदर जब अलग अलग उनके अंदर ही स्टेट्स होती है, उसी अपनी कंट्री के अंदर ही स्टेट्स को जब पावर डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब अपनी कंट्री के अंदर ही पावर को शेयर कर दिया गया, उसको बोल देंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे हम एग्जाम्पल अपनी कंट्री का ही ले सकते हैं, इंडिया का। जैसे हमारी कंट्री में है अलग अलग स्टेट्स हैं और सभी को अलग अलग पावर मिली गई है। जैसे हमारी हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी को अपनी पावर मिली हुई है, सारी स्टेट्स को पावर मिली हुई है। अभी हमें ये तो पता है कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, तो हमारी इंडिया कंट्री के फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में अभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फर्स्ट जो है वो है 3 लिस्ट सिस्टम। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन है। जैसे फर्स्ट जो है वो है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इनके साथ जो जो हमें सब्जेक्ट्स मेंशन है यूनियन लिस्ट में, वो फॉलो किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सेकंड जो है वो है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जैसे जो मेंशन है सब्जेक्ट, जैसे ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर, इनके जैसे ही और भी सब्जेक्ट्स जो मेंशन हैं वो फॉलो किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कंकरेंट लिस्ट, मतलब जो जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ऐसे और सब्जेक्ट्स जो फॉलो किए जाएंगे दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंटर भी और स्टेट भी। अब एजुकेशन के लिए काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। फॉरेस्ट के लिए काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो इन तीनों के जो लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं 3 लिस्ट सिस्टम के अंदर। तो हमारे अब इसके बाद कुछ न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं जैसे ई कॉमर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो आते हैं रेजिडुअल लिस्ट में। इसके बाद हमारी कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 371 के अंडर, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, कल्चर, गवर्नमेंट, जॉब्स। तो ऐसे कुछ स्टेट्स को हमें स्पेशल राइट्स दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इनको भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है ताकि इनका लेवल अप कर सके, इनमें कुछ बढ़ोतरी दिखा सके। इसके बाद कुछ स्मॉलर यूनिट्स बनाई गई हैं जिनको बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज़, जैसे कि चंडीगढ़ और दिल्ली। ये ऐसे स्टेट्स, ऐसा एरिया होता है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। इनको फॉरेन अफेयर, फॉरेन डिफेंस से बचाने के लिए इनको यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ला दिया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है बाईलेटरल डिसीजन और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमने पहले भी पढ़ा था की फीचर्स ऑफ फेडरेशन में।
अभी बायलैटरल डिसीजंस में है कि जो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अकेले ही डिसीजन नहीं ले सकती, स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही हिस्सा है अपनी डिसीजंस लेने में और लॉज बनाने में। और नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि कोई केस ऐसा हो जो रिलेटेड हो पूरी कंट्री से, उसको इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज हैं उनके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमने ये तो जान लिया कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए हमारी कंट्री ने क्या क्या एफर्ट्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट जो है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उसके बाद जब स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन करनी थी, रिकॉग्नाइज करनी थी स्टेट्स को, तो उनको लैंग्वेज के बेसिस पर, वहाँ के कल्चर के बेसिस पर ही बनाया गया। जैसे उत्तराखंड, नागालैंड, जैसे तमिल साइड, वहाँ पर जैसी वो लैंग्वेज यूज़ करते थे उसी हिसाब से उनके एरिया को बांट दिया गया। जिस एरिया में जैसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी उसको उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से ही स्टेट बना दी गई वो। इससे पूरी कंट्री में यूनिटी बनी रही। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं वो है लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब हमारी कंट्री में क्या होता है कि हम बोल नहीं सकते कि हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हिंदी सिर्फ 40% पॉपुलेशन के द्वारा ही बोली जाती है। सिर्फ 40% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वही हिंदी यूज़ करते हैं। इसके अलावा 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो अलग अलग रीजन में यूज़ की जाती हैं। जैसे अभी हमारे साउथ साइड में अगर हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में ही किया जाता है। उनको इंग्लिश ज़्यादा फेमिलियर लगती है हिंदी के अलावा। तो इसी वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, लेकिन इसका प्रमोशन तो करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन इसको इम्पोज नहीं करते। और नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद एक ही पार्टी बहुत सालों तक रूल करती रही, जैसे कांग्रेस पार्टी थी जो बहुत सालों तक रूल करती रही थी इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन 1990 के बाद एक एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। अभी कोलिशन गवर्नमेंट में होता है जैसे कि पार्टीज को जीतने के लिए इलेक्शन में 10 सीट चाहिए, तो उनमें से एक पार्टी को तो मिली हैं 6 सीट और दूसरी पार्टी को मिली है 4 सीट। तो ये दोनों आपस में एक कोलिशन बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं और अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और वो कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1990 के लोकसभा इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। तो इसके बाद पावर और भी लेवल्स में और भी गवर्नमेंट्स के और भी पार्टीज के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो इसमें फेडरलिज्म और अच्छे से रन हो रही थी। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी 1992 में एक एक्ट पास किया गया था जिसके अंडर लोकल लेवल तक भी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत फॉर्म की गई थी, जिनकी वजह से लोकल लेवल तक भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो इसको ही हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं। अभी इंडिया में हम डिसेंट्रलाइजेशन कैसे प्रैक्टिस हो रही थी उसको और भी अच्छे से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्ट पास किया गया था 1992 में, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारे सामने आई थी। उसके बाद अभी डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या लॉज बनाए थे वो थे कि मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए और एक इलेक्शन कमीशन बनाया था जो इलेक्शन को प्रोसेस को मेंटेन रखता था। और वुमेन, एससी और एसटी जो कास्ट थी इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी और जितना भी टैक्स और रिवेन्यू आएगा उसको लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब रूरल लेवल पर पंचायत बनाई जा रही थी और जो अर्बन लेवल पर म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई जा रही थी। जो म्यूनसिपैलिटीज़ में म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता था उसको बोला जाता था मेयर बोला जाता था। और जो विलेज लेवल पर जो पंचायत फॉर्म की जाती है उनका जो हेड होता है वो होता है सरपंच। जैसे ये एक गांव की पंचायत है और ये दूसरे गांव की पंचायत है,
इनके जो जब 3-4 गांवों की पंचायत इकट्ठी हो जाती है तो उनको एक साथ बोला जाता है ब्लॉक समिति। वहां पर फिर एक हेड बनाया जाता है जिसको बोला जाता है ब्लॉक समिति। और जब 2-4 ब्लॉक समिति इकट्ठी होती है तो उनके बाद होता है जिला परिषद। तो ये एक जिला परिषद हो जाता है और पंचायत से होती है ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति से होती है जिला परिषद। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।